विवेचना में आज दाऊद इब्राहिम की पैदाइश पर दावत देने वाले डॉन करीम लाला की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। अफगानिस्तान से 1936 में मुंबई पहुंचे करीम की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। करीम ने शुरू में मुंबई के बंदरगाह में कुली के तौर पर काम करना शुरू किया था। 1940 के दशक के अंतिम सालों की बात है। एक दिन वो अपने अफगान साथियों के साथ बैठा हुआ था कि मालाबारियों के एक गैंग लीडर ने उनसे काम करने के बदले रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रहे राकेश मारिया अपनी किताब व्हेन इट ऑल बिगेन में लिखते हैं, करीम ने आगे बढ़कर मालाबारी से कहा, हम मेहनत करता है, तुम मेहनत करता है, कोई फर्क नहीं है हम में, हम पैसा नहीं देगा, अब से वसूली बंद। मालाबारी ने करीम पर हमला करना चाहा, लेकिन दोनों के बीच कोई मुकाबला नहीं था। करीम ने उसकी जमकर पिटाई की। तब तक उसके दूसरे पठान दोस्त भी वहां पहुंच गए। ये देखते ही मालाबार कुलियों का दल वहां से भाग निकला। यहां से करीम खां पठान करीम लाला बन गया। कुछ ही सालों के भीतर उसने बंदरगाह से सामान चुराकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। अब उसके पास पैसे आने लगे तो वो ब्याज पर पैसे उधार देने लगा। जुए में हारने वाले लोग अपने रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए करीम से ब्याज पर उधार लिया करते थे। करीम ने नियम बनाया कि हर महीने की 10 तारीख को उससे लिए गए उधार का ब्याज चुका दिया जाए। नतीजा यह हुआ कि 10 तारीख को उसकी तिजोरी भरने लगी। पैसा उधार देने के अलावा उसने लोगों के झगड़े सुलझाने और किराएदारों से जबरदस्ती खोली खाली करवाने का काम भी शुरू कर दिया था। 1950 के दशक में वो हर रविवार को अपने घर की छत पर लोगों के झगड़े सुलझाने के लिए दरबार लगाने लगा था। जल्द ही दक्षिण मुंबई में घर घर में करीम लाला का नाम जाना जाने लगा था। शीला रावल अपनी किताब गॉडफादर्स ऑफ क्राइम में लिखती हैं, करीम लाला एक अच्छे जीवन की तलाश में मुंबई आया था। पढ़े लिखे न होने की वजह से उसने शुरू में अमीर व्यापारियों और कपड़े के उद्योगपतियों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पैसा वसूली के लिए उसकी सेवाएं लेनी शुरू कर दी थी। यहां से पठान गैंग की शुरुआत हुई थी। समय और मौके के मुताबिक करीम ने अवैध शराब का धंधा, जुआ, वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं की तस्करी में अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे वो गरीबों, बेरोजगारों और मुस्लिम युवाओं के बीच गॉडफादर बन गया था। धीरे धीरे वो इतना कुख्यात हो चला था कि उसका नाम भरले देने से किराएदार घर खाली कर देते थे। एस हुसैन जैदी अपनी किताब डोंगरी टू दुबई 6 डिकेड्स ऑफ द मुंबई माफिया में लिखते हैं, जैसे ही मकान मालिक कहता अब तो लाला को बुलाना पड़ेगा, किराएदार घर छोड़ देते। उसने पठानी सूट पहनना छोड़ सफेद रंग का सफारी सूट पहनना शुरू कर दिया था। वो काले रंग का चश्मा लगाने का शौकीन था और उसे अक्सर महंगे सिगार और पाइप पीते देखा जाता था। उसकी 50वीं सालगिरह पर किसी ने उसे एक महंगी वॉकिंग स्टिक भेंट की थी। उसको ये भेंट पसंद नहीं आई थी। उसने कहा भी कि वो शारीरिक रूप से अब भी मजबूत है और उसे चलने के लिए किसी स्टिक की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसके साथियों ने कहा कि इस स्टिक से उसका व्यक्तित्व और निखर जाएगा तो उसने वो स्टिक ले ली थी। फिर तो वो स्टिक करीम लाला का पर्याय बन गई थी। जैदी लिखते हैं, अगर वो मस्जिद में अपनी स्टिक छोड़कर वजू करने भी चला जाता था तो मस्जिद खचाखच भरी होने के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो उसकी जगह पर बैठ जाए। धीरे धीरे उसके साथी उसकी छड़ी का दूसरा इस्तेमाल भी करने लगे थे। जब करीम लाला पर पुलिस और सीआईडी का शिकंजा बढ़ने लगा तो उसके साथियों ने उसे सलाह दी कि मकान खाली करवाने के काम में वो न तो खुद जाए और न ही अपने लोगों को भेजे।
हुसैन जैदी लिखते हैं, ये सलाह सुनकर करीम लाला बोला, तो खोली कैसा खाली करवाएगा। उसके साथियों ने कहा, हमारा खोपड़ी में एक कमाल का आइडिया है जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा। इसके बाद से जब भी कोई मकान खाली करवाना होता, लाला के लोग उस जगह पर करीम लाला की छड़ी छोड़ आते। जैसे ही किराएदार उस छड़ी को देखते, वो तुरंत घर खाली कर देते। इससे पहले किसी भी गैंगस्टर का मुंबई में इस तरह का रसूख और दबदबा नहीं था। मकान या जमीन खाली कराने के करीम लाला के बहुत सारे किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा मशहूर अभिनेत्री हेलेन का मकान खाली कराने का भी है। सन 1911 में अफगानिस्तान के कुनड़ प्रांत में जन्मे अब्दुल करीम खां उर्फ करीम लाला का कद करीब 7 फीट ऊंचा था। अपने शुरुआती जीवन में वो सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां से बहुत प्रभावित था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में जब सरहदी गांधी कहे जाने वाले गफ्फार खां के कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई गई थी, तो करीम वहां पर मौजूद था। सन 1936 में उसने कलकत्ता से बंबई आने के लिए इंपीरियल इंडियन मेल ट्रेन पकड़ी थी। भारत के विभाजन के बाद बहुत सारे पठानों ने भारत में ही बस जाने का फैसला किया। करीम भी उन्हीं लोगों में शामिल था। आज़ादी के बाद मुंबई पुलिस में विदेशियों के रजिस्ट्रेशन और उनके परमिट के नवीनीकरण करने के लिए एक दफ्तर हुआ करता था। इस दफ्तर में एक पठान ब्रांच भी होती थी। 1950 के दशक में करीम लाला अक्सर इस ब्रांच में जाने लगा और पठानों के सामने आने वाली मुश्किलों को हल करने लगा। जल्द ही मुंबई में रहने वाले पठान अपनी समस्याओं के हल के लिए करीम लाला के पास आने लगे। करीम बेरोजगारी से लेकर उनके वित्तीय मामलों और यहां तक कि उनके पारिवारिक मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगा। धीरे धीरे करीम लाला की चर्चा मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक और कुख्यात शख्स हाजी मस्तान तक पहुंचने लगी। मस्तान को हमेशा से एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसके पेचीदा कामों को अंजाम दे सके। उसने करीम लाला से मिलने की इच्छा प्रकट की। हुसैन जैदी लिखते हैं, ग्रांट रोड मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई। इसके बाद करीम उसे अपने घर ताहिर मंजिल ले गया। मस्तान ने करीम से कहा, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के डॉक पर मेरा बहुत सारा सामान उतरता है, मुझे उसे उतरवा कर गोदाम में रखवाना होता है और फिर उसे बाहर भेजना होता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे लोग तब तक उसकी हिफाजत करें जब तक सामान बाजार में बिक नहीं जाता। करीम लाला ने मस्तान से पूछा, क्या इस पूरे मामले में कुछ हिंसा होने की भी उम्मीद है? मस्तान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ साहब, अगर आपके लोग आसपास रहेंगे तो किसी में हमारे पास फटकने की जुर्रत नहीं होगी। इस तरह बंबई अंडरवर्ल्ड की एक बहुत बड़ी डील को अंतिम रूप दिया गया। इसके साथ ही करीम लाला का मुंबई के बड़े डॉनों की टोली में शुमार हो गया। जब करीम लाला मुंबई का डॉन बनने की तरफ कदम उठा रहा था, उसके गैंग के लोगों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उस गैंग में शामिल था माजिद दीवाना, उसका एक और साथी था नवाब खां, जो पहले डॉक्स पर सुरक्षा गार्ड का काम करता था। बाद में करीम ने उसे इजरायली मोहल्ला में शराब के अड्डों की जिम्मेदारी दे दी थी। उसके करीब के एक और वफादार साथी का नाम था नासिर खां। उसको सफेद हाथी कहकर पुकारा जाता था क्योंकि उसका रंग गोरा था और उसका शरीर हाथी की तरह भारी भरकम था। करीम के गैंग में हीरो लाला, बशरीन मामा, करम खां और लाल खां भी शामिल थे। ये लोग करीम लाला के लिए बिना पलक झपकाए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। इन लोगों ने ही मिलकर मुंबई के कुख्यात पठान गैंग की नींव रखी थी। इस तरह अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके कुनड़ के इस किशोर ने न सिर्फ हजारों मील दूर मुंबई को अपना घर बनाया, बल्कि इस महानगर का एक तरह से पहला डॉन भी बन गया था। करीम लाला की मौत के कई सालों बाद एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जिसमें उसे इंदिरा गांधी से बात करते हुए दिखाया गया था। इस तस्वीर में उसके साथ पद्म भूषण पुरस्कार विजेता
कलाकार हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय भी खड़े थे। चट्टोपाध्याय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरोजिनी नायडू के भाई थे। बाद में एक पत्रकार बलजीत परमार ने लिखा था कि करीम लाला ने ही उन्हें बताया था कि वो कभी राष्ट्रपति भवन नहीं गया था, इसलिए जब सन 1973 में हरीन्द्रनाथ को पद्म पुरस्कार मिला तो उसने उनके साथ राष्ट्रपति भवन जाने की इच्छा प्रकट की। वहां हरीन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने यह कहकर इंदिरा गांधी से उसकी मुलाकात कराई थी कि ये मुंबई के पठानों के नेता हैं। ये करीम और इंदिरा गांधी की पहली और आखिरी मुलाकात थी। सन 1975 से 1977 के बीच इमरजेंसी के दौरान जब हाजी मस्तान, यूसुफ पटेल और शुक्र नारायण बखिया को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था तो करीम लाला को हाथ नहीं लगाया गया था, लेकिन बाद में कुछ दूसरे मामलों में उसकी गिरफ्तारी जरूर हुई। मुंबई में केवल एक पुलिस वाले के लिए करीम लाला के मन में इज्जत थी, वो था हवलदार इब्राहिम कास्कर। कास्कर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम का पिता था। उसने करीम से न कभी पैसा मांगा और न ही उसकी जी हुजूरी की। इब्राहिम ने अपनी 75 रुपए महीने की नौकरी में ही अपने परिवार का गुजारा किया और करीम से कभी भी एक पैसा भी नहीं लिया, जबकि करीम लाला मुंबई पुलिस में बहुत सारे लोगों की जेबें भर रहा था। करीम ने इब्राहिम को हमेशा इब्राहिम भाई कहकर संबोधित किया, जबकि वो उससे 10 साल छोटा था। राकेश मारिया लिखते हैं, करीम के मन में इब्राहिम के लिए इसलिए इज्जत थी क्योंकि वो भ्रष्ट नहीं था। जब दाऊद पैदा हुआ तो इब्राहिम के पास दावत देने के पैसे नहीं थे, तब करीम लाला ने इब्राहिम की ओर से लड़का पैदा होने की खुशी में दावत दी थी। इसके लिए इब्राहिम उसे मना नहीं कर सका था। दाऊद की पैदाइशी की दावत साल 1955 के दिसंबर महीने में हुई थी, लेकिन 1980 आने तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की जड़ें जमती चली गई। करीम लाला और उसके बीच दूरी बढ़ती चली गई। दोनों एक दूसरे के परिवारों के लोगों के दुश्मन हो गए। 1980 के दशक के पहले 5 सालों में दाऊद और पठान गैंग के बीच हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ उसने रुकने का नाम नहीं लिया। दाऊद ने अपना भाई शब्बीर खोया तो करीम लाला को भी अपने भाई रहीम लाला से हाथ धोना पड़ा। इस गैंग वॉर के बाद दाऊद इब्राहिम ने मुंबई को छोड़कर दुबई को अपना ठिकाना बना लिया। 1980 के दशक का मध्य आते आते करीम लाला की चमक फीकी पड़ने लगी थी। करीम ने कहना शुरू कर दिया कि अब वो रिटायर हो गया है, अब वो एक सामाजिक कार्यकर्ता और मुंबई में रहने वाले अफगान लोगों का नेता भर रह गया है। ये अलग बात है कि उसके गुर्गे हमेशा दावा करते रहे कि डोंगरी में एक जेब भी करीम लाला की जानकारी के बगैर नहीं कटती। पठान गैंग के युवा लोगों को हिंसा करने और हिंसा का जवाब देने से रोकने में नाकाम होने पर करीम लाला ने पृष्ठभूमि में जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। पठान गैंग का नेतृत्व उसके भतीजे समद खां के पास चला गया। राकेश मारिया लिखते हैं, उसने अपने भूत से अपने आप को अलग करने की भरसक कोशिश की, लेकिन वो एक ऐसी संस्कृति से आता था जहां अपने विरोधी से शांति की पेशकश करना सम्मान के खिलाफ समझा जाता था। लेकिन इसके बावजूद उसने दाऊद इब्राहिम से शांति स्थापित करने के लिए खास तौर से सितंबर 1987 में मक्का जाकर उससे मुलाकात की। करीम ने आंसू भरी आंखों से दाऊद को गले लगाया। उसने दोनों पक्षों को समझाया कि अब बहुत खून बह चुका है, अब मुझे शांति से मरने दो। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, करीम लाला की निजी ज़रूरतें कम होने लगी। एक ज़माने में सड़क पर चारपाई पर बैठकर लोगों की लड़ाइयाँ सुलझाने वाला करीम सादगी और सादा जीवन बिताने में यकीन करता था। जैसे जैसे वो समृद्ध होता गया, उसने देशी शराब की जगह महंगी स्कॉच विस्की पीनी शुरू कर दी, लेकिन आखिरी समय में उसने शराब पीनी भी बंद कर दी। करीम जैसे डॉन आलीशान घरों में रहने लगे थे, लेकिन करीम लाला ने आखिर तक
नॉवेल्टी सिनेमा के पीछे अपने पुराने घर को नहीं छोड़ा। 18 फरवरी 2002 को 90 वर्ष की आयु में मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस पहले डॉन ने अंतिम सांस ली। किसी छुरे, गोली, बदले या षड्यंत्र से उसका अंत नहीं हुआ। उसके सीने में अचानक दर्द हुआ और वही उसकी मौत का कारण बना। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।